दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम यूरोप में उदारवाद, समाजवाद और राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति, इस वीडियो के अंदर औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण ऐसे मेन टॉपिक हैं जिसके थोड़े से ही क्वेश्चन हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेसे फेयर अर्थात अस्तेप्स की जो नीति थी, असंबंध था इनमें से किस विचारधारा से है। तो ये था आर्थिक उदारवाद से। ये आपने एक बार देख लेना है, आर्थिक उदारवाद से इसका संबंध था। साथ में इसके आंसर दिए गए हैं, अगर आप आंसर खुद देखना चाहें तो। उदारवाद और साम्यवाद के बीच की जो विचारधारा है, तो इनमें से वो कौन सी विचारधारा है। यह है लोकतांत्रिक समाजवाद। उदारवाद और साम्यवाद के बीच की धारा की बात की है। तो इसमें नीचे दिया गया है कि व्याख्या में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत के समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे। इनमें से किस स्थान पर यूरोप में प्रथम उदारवादी विद्रोह हुआ। प्रथम उदारवादी विद्रोह कहाँ हुआ। तो ये फ्रांस के अंदर हुआ था। यूरोप के अंदर सबसे पहले उदारवादी विद्रोह जो हुआ फ्रांस के अंदर हुआ। 18वीं सदी में ब्रिटेन की संसद के कितने सदस्य थे। तो 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 संसद के सदन बोल रहा है दोस्तों। ये सदन की बात की है तो 2 सदन थे। ब्रिटिश संसद के सदन एक में क्या थे, कुलीन सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे बोलते हैं, यानी कि जमींदारों और उच्च और चर्च के अधिकारी का सदन था ये। इसके सदस्य क्या थे, वंशानुगत हुआ करते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वे ना तो जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते थे और ना ही साधारण जनता के हित से उन्हें कोई सहानुभूति थी, यानी कि उन्हें अपने आप से मतलब था। और दूसरा जो सदन था वो लोक सदन था, उसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, जनसाधारण के लिए था, यानी कि इसमें जनसाधारण लोग चुन के आते थे। अगला देखिए, संसदीय सुधारों के विचारों के समर्थक जो जेरेमी बेंथम था, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था लंदन के अंदर। लंदन याद रखना आपने। शासन में सुधार के लिए बेंथम ने वयस्क अधिकार, गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष निर्वाचन, संसद के वार्षिक अधिवेशन, उचित प्रतिनिधित्व यानी कि जनतांत्रिक प्रणाली का प्रयोग, वह अधिक से अधिक व्यक्तियों के अधिक से अधिक सुख से, यानी कि इसका ये सिद्धांत था। तो आपने ये याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, उग्र सुधारवाद कहा जाता है। तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं, सारा डिटेल दी गई है। जेम्स मिल का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो जेम्स मिल का जो जन्म हुआ था वो स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था। जेम्स मिल की इसकी डेट आप देख सकते हो एक बार जन्म की। नेक्स्ट देखिए, यदि संपूर्ण मानव मनुष्य जाति का एक मत है और केवल एक व्यक्ति का मत उसके विरुद्ध है, तो मनुष्य जाति को उससे रोकना अधिक न्यायसंगत नहीं होगा। तो ये कथन किसका है। तो ये कथन है स्टुअर्ट मिल का। रेडिकल जैक के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो रेडिकल जैक के नाम से प्रसिद्ध था लॉर्ड डरहम, जिसकी डरहम रिपोर्ट थी। 1832 के सुधार बिल के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो ये 4 के 4 सत्य दिए गए हैं दोस्तों। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, आप इसको एक बार खुद देख लीजिए वीडियो पॉज करके। किसने 1832 के सुधार अधिनियम को आधुनिक मैग्ना कार्टा कहा है। आधुनिक मैग्ना कार्टा 1832 के सुधारों को कहा गया है। तो ये आपने याद रखना, ये ट्रेवलियन ने कहा है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये एडम स्मिथ की है, 1776 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। डेट भी याद रखनी है आपने। ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये है रिकार्डो है। ये यहाँ पे इनके विचार वगैरह दिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं सारे, अगर आप इनको पढ़ना चाहें। इंग्लैंड में सर्वाधिक सुधार किसके कार्यकाल में हुए। तो ये हुए थे पील के काल में, रॉबर्ट पील के काल में। अनाज कानून कब पारित किया गया। तो अनाज कानून जो पारित किया गया था ये 1815, आपने डेट याद रखनी है, 1815 में हुआ था ये। मुक्त व्यापार का समर्थन व अनाज कानून के विरोधी हैं। मुक्त व्यापार का समर्थक और जो अनाज कानून था उसका विरोधी कौन था। तो ये दोनों ही थे, रिचर्ड कोबेडन और जॉन ब्राइट। 19वीं शताब्दी का 5वां दशक 1940 और 50 भूख एवं संकट का काल था, इसे नाम दिया गया है। तो ये हंगरी 40 जिसको बोला गया है। 19वीं शताब्दी का 40 और 50 का जो दशक था, इसको हंगरी 40, ये तो आसान सही है। आर्थिक कठिनाइयों पर आधारित यह एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका अंतिम लक्ष्य था उग्रवादी सामाजिक क्रांति। इसे मजदूरों द्वारा प्रारंभ किया गया और इसे राष्ट्रीय जागृति एवं शिक्षा का आंदोलन भी कहा गया। यह आंदोलन के कौन से आंदोलन के बारे में कहा गया। तो ये चार्टिस्ट आंदोलन की एक इसके अंदर डिटेल दे दी गई है कि चार्टिस्ट आंदोलन के अंदर क्या क्या हुआ था। तो आप याद कर लेंगे इस चीज़ को, नीचे भी ये चीज़ दी गई है।
चार्टिस्ट आंदोलन की कालावधि क्या है, यानी कि काल इसका टाइम पीरियड क्या है। तो एक 1836 से 1848 का टाइम पीरियड है चार्टिस्ट आंदोलन का। कई बार टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, तो हमें टाइम पीरियड क्या है याद रखना है। निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन देखिए एक बार कौन कौन से सत्य दिए गए इसके अंदर। तो सारे सत्य दिए गए हैं। 1838 में ये लोवेट और फ्रांसिस पेल्स ने पीपल्स चार्टर बनाया। टॉमस एटवुड बर्किंघम पॉलिटिकल यूनियन की स्थापना की। और ये नीचे वाला भी ये सत्य दिए गए यहाँ पे। 1836 में लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई 1836। तो ये मोटी मोटी सी चीज़ें हैं, आपने याद रखनी है दोस्तों। इसके लिए थ्योरी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, असुमेलित युगम हमने बताना है कि कौन सा असुमेलित है। तो ये सारे तीन जो पहले वाले हैं सुमेलित है, चार्टिज्म एंड ये क्लाइड की है, सिविल एंड मेरी ब्रंटे डिसरेली, ये सारे आपने देख लेने हैं। और पॉलिटिकल के बारे में दिया गया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के रचयिता जो हैं वो जॉन स्टुअर्ट है। यहाँ पे ये कार्ल मार्क्स नहीं है, तो आपने सारे देखने हैं। इनमें से चार्टिस्ट आंदोलन का नेता है, चार्टिस्ट आंदोलन के जो नेता हैं वो भी आपने सारे याद करने हैं, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। ये फर्गस ओकोनर, विलियम लोवेट, थॉमस आउटवुड, बर्मिंघम और न्यूपोर्ट में चार्टिस्ट जो समूह का नेता से नाम के कौन जाना गया है, तो इसको फिजिकल फोर्स पार्टी बोलते थे वहाँ पे। किसने टोरी उदारवाद की नींव रखी और यंग इंग्लैंड पार्टी का निर्माण किया। टोरी उदारवाद की दल जो था वहाँ पे, तो ये ओकोनर ने रखा था वहाँ पे, यानी कि ओकोनर ने इसका निर्माण किया था पार्टी का। फ्रांस का राष्ट्रगीत क्या है, तो ये मार्सलीज इसका राष्ट्रगीत है। मार्सलीज आपने नाम याद रखना है फ्रांस का। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट हो रहा है समाजवाद ये क्वेश्चन आएंगे। समाजवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब हुआ, तो ये हुआ था 1827 में इटली में। समाजवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ है साथी अथवा सहयोगी। कोऑपरेटिव मैगजीन में सर्वप्रथम सोशलिस्ट शब्द का यूज़ हुआ था। तो ये मैगजीन थी जिसके अंदर इसका नाम सोशलिज्म का शब्द पहली बार आया था। समाजवादी विचारक जो रॉबर्ट ओवेन हैं, इसका जन्म ये दिया गया है कहाँ पर हुआ था, तो ये न्यू टाउन वेल्स में हुआ था। दी ऑर्गेनाइजर पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये सेंट साइमन है। इसके बारे में नीचे दिया गया है, आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसकी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है लुई ब्ला द्वारा। ये लुई ब्ला के बारे में थोड़ा दिया गया है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, में पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करना है। तुम्हारे पास खोने के लिए अभावों और कष्टों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। श्रमिकों से यह अपील किसने की थी, तो ये की थी कार्ल मार्क्स ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स के बारे में। इसका जन्म दिया गया 1818, सेम डेट दी गई है। और इसने 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, जिसे आधुनिक समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जन्मदाता तो कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। समाजवाद नेता जो था लुई ब्लॉक का संबंध किस देश से था, जो लुई ब्लॉक है वो फ्रांस से संबंध रखता था। लुई आ गया तो आप लुई से याद रख सकते हैं कि लुई वगैरह वहाँ उनके ही नाम थे फ्रांस के अंदर। तो क्रांतिकारी पत्र ली रिवोल्ट का संपादन किसने किया, ली रिवोल्ट का संपादन किया था क्रोपटकीन ने। ओवेन तथा सेंट साइमन की विचारधाराओं का नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, एक काल्पनिक समाजवाद इसको नाम दिया गया है। ब्रिटिश समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। ब्रिटिश समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का यूज़। तो इनकी बुक थी द बुक ऑफ द मोरल वर्ल्ड में शब्द का प्रयोग किया गया है। द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी की भी रचना इन्होंने की थी, ये भी आपने याद रखनी है। जो फ्रांसीसी समाजवाद का वास्तविक संस्थापक एवं प्रथम स्वपनदर्शी समाजवादी किसे कहा जाता है, तो ये सेंट साइमन था। और सेंट साइमन की जो रचना है दी न्यू क्रिश्चियनिटी, इसकी रचना है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। निम्न में से अराजकता का जनक किसे कहा जाता है, तो अराजकता का जनक था ये पी.जी. प्राउधो। आगे देखते हैं इसके बारे में ऊपर दिया गया। कार्ल मार्क्स के ये कट्टर आलोचक थे और संपत्ति को डकैती समझता था। नीचे इसका नाम दिया गया। राइट्स ऑफ मैन किसकी है, टॉमस पेन की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है ये।
फ्रेंच साम्यवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंच साम्यवाद का पिता जो है बेब्यूफ को कहा जाता है। उसके बारे में थोड़ा नीचे दिया गया है, ये आप इसको पढ़ लिए एक बार। श्रमिकों द्वारा पीपल्स चार्टर कब तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया था 1838 ईस्वी में। 1839 में स्कॉटलैंड में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किसने की? तो ये की थी केयर हार्डी ने। दोस्तों मैं नीचे वाले नहीं पढ़ूंगा अब, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर कोई देखता भी नहीं इतनी लंबी वीडियो को। इंग्लैंड के समाजवादियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे पुकारा जाता है लिब लैब के नाम से। जर्मनी में 1830 की जो क्रांति के बाद मनुष्य के अधिकार नामक एक संस्था की स्थापना एवं घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो ये किसने जारी किया था? ये ब्यूखनर ने जारी किया था। थोड़े अटपटे से नाम हैं लेकिन याद रखने पड़ेंगे। ये नीचे इसके बारे में आप व्याख्या जरूर पढ़ते चलिए एक बार खुद से। लीग ऑफ द जस्ट संगठन की स्थापना पेरिस में हुई थी, और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1836 के अंदर। तो इसकी व्याख्या भी आप देखिए। 1908 में रिफ्लेक्शंस ऑफ वायलेंस का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था जॉर्ज सोरिल द्वारा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रथम संस्करण 1848 में लंदन में किस भाषा में हुआ था? तो ये जर्मन भाषा के अंदर इसका हुआ था। ये एंजल्स और मार्क्स की रचना है, आपने याद रखना है। वर्ग संघर्ष वगैरह इसके अंदर ही कार्ल मार्क्स इसकी बात करता है, वर्ग संघर्ष की। तो नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्स के अनुसार इतिहास में जो काल का विभाजन का सही क्रम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया दोस्तों। ये जो इसने कार्ल मार्क्स ने क्या किया, कालों का विभाजन किया है। तो सबसे पहले जो इसने दिया है आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, फिर सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, लास्ट में इसने समाजवादी युग दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी संभावना है इसकी। कोई भी पेपर मुश्किल से आ जाता है ऐसी चीज़ें, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए। इसका थोड़ा ये याद रखना कि कौन से इसके क्रम थे, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे, तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो संस्थापक थे वो थे कार्ल मार्क्स और एंजल्स। ये दोनों ही थे, ये दोनों दोस्त थे। इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं है? कार्ल मार्क्स की जो नहीं है ये 4 नंबर वाली है। ये सारी आपने याद करनी है एक बार, जो नाम दिए गए हैं। समाजवादी जो विचारधारा के जो समिष्टवाद के प्रचारक थे, तो ये कौन थे? ये सारे ही थे। स्टेन, लेस्ले, ये अडोल्फ वैगनर, आपने याद रखना है एक बार। इंग्लैंड में अवसरवादी समाज की स्थापना कब हुई? तो इंग्लैंड के अंदर जो अवसरवादी समाज की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1883 के अंदर। आपने व्याख्या एक बार ज़रूर देख लेनी है। फ्रांसीसी समाजवाद किस समाजवादी विचारक को कहते हैं? तो ये कहते हैं श्रम संघवाद को। इसके नेता दिए गए हैं सोरेल और प्लूटियर। किस विचारधारा को अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी का बुद्धिजीवी शिशु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रेणी समाजवाद को। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी का जो समाजवाद की जो अवधारणा है वह किस विचारधारा के निकट थी? तो ये जो निकट थी फेबियन की विचारधारा के निकट थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हमारी इंडियन हिस्ट्री से जुड़ रहा है ये। गांधी जी की विचारधारा फेबियन से, आप याद रखिए इसको। लंदन के सेंट मार्टिन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति, अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संघ या प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 18 सितंबर 1864 के अंदर। पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में आया? तो पेरिस कम्यून आया था 28 फरवरी 1871 को। पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 14 जुलाई 1889 के अंदर। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी कि इसके अंदर आप इसकी पढ़ सकते हैं। ब्रुसेल्स में इसका द्वितीय इंटरनेशनल हुई। तो ये सारी चीज़ें आपने एक बार देख लेनी है। और लास्ट टाइम में अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं, जैसे 2-3 दिन पहले जो क्वेश्चन है व्याख्या को छोड़ करके अब स्टार्टिंग में जैसे आप वीडियो देखोगे अभी, तो आप सारी व्याख्याएं एक बार देख लें अच्छे से, और लिखना चाहें तो लिख ले। अगर आपके पास टाइम, आपको लगता है कि मैं लिख सकता हूँ इसको अच्छे मेन क्वेश्चन को, तो लिख ले। और लास्ट के 2-3 दिन पहले आपने क्या करना है, एक बार सारे क्वेश्चन करने हैं, व्याख्याएं छोड़ देनी है, तो जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। लास्ट के 1 या 2 दिन में आप जब इनको क्वेश्चन को करेंगे। द्वितीय इंटरनेशनल की 1904 की कांग्रेस में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? तो दादा भाई नौरोजी इसमें शामिल हुए थे। द्वितीय इंटरनेशनल 1904 में कांग्रेस की तरफ से। भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात वह क्रांतिकारी महिला जिसने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय आज़ादी का तिरंगा फहराया था, ये थी मैडम भीकाजी कामा। तो ये प्रथम महिला थी झंडा फहराने वाली। जो जिम्मरवाल्ड योजना कब बनाई गई? तो जिम्मरवाल्ड योजना 1915 में आई, सितंबर 1915। जिम्मरवाल्ड
तो विश्व क्रांति के लिए जिनोवीव की अध्यक्षता में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1919 ईस्वी के अंदर। तो इसका प्रधान कार्यालय क्या है? मॉस्को में। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रथम दिवस 1919 में हुआ। आपने ये चीज़ें देख लेनी है। लेनिन के कथन दिए गए हैं, तो चारों लेनिन के कथन हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए इनमें से। सही युगम दिए गए हैं, तो सही युगम सारे ही हैं ये भी आपने एक बार देख लेने हैं सारे। नौ प्रजातंत्र का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था माओ ने। माओ के बारे में दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं, हेड जो व्याख्या दी गई है। जो सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत किया था कार्ल पॉपर ने। किसने एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एक देश में समाजवाद का सिद्धांत स्टालिन का था। किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचारों का प्रवर्तन किया? तो ये किया था माओ त्से तुंग ने। तो आगे राष्ट्रवाद के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं, ये भी हम एक बार जल्दी देखेंगे। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 की जो किस घटना से मानी जाती है? तो फ्रांसीसी क्रांति इस टाइम पे हुई थी, हमें पता है इस चीज़ का। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच किस एक्ट से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हमें याद रखना है कि एक्ट हुआ था ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो संगठन था, इसका एक्ट ऑफ यूनियन 1707। औरंगजेब से इसको याद रख सकते हैं आप, एक्ट ऑफ यूनियन, क्योंकि इस टाइम पे औरंगजेब की मृत्यु होती है। राष्ट्रवादी आंदोलनों के प्रतीक एवं उसके महत्व के युग दिए गए हैं। तो ये सारे क्या है अपने सारे मैचिंग में आए, जैसे कि ये टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना, बाज, छाप कवच प्रतीक जर्मन साम्राज्य शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट क्या है? बहादुरी। सेम ऐसे ही आ जाएगा, तलवार मुकाबले की तैयारी, सेम ऐसा दिया जा सकता है दोस्तों पेपर के अंदर। तो आपने ये चीज़ें एक बार देखनी अच्छे से। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, काला, लाल और सुनहरा रंग 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, उगते सूर्य की किरण, नए युग का सूत्रपात। तो एक बार अच्छे से आपको इस चीज़ को भी देख के जाइए। राष्ट्रभवन के राष्ट्रगान के युग्मों का सही युग्म है, ये सारे ही सही दिए गए हैं। चीन में जैसे था मार्च ऑफ वॉलंटियन, रूस का सरजी मिरावालकान द्वारा रचित हिम ऑफ रशियन फेडरेशन, अमेरिका के अंदर फेसिस कोट द्वारा रचित क्या है? द स्टार्स स्प्रेड बैनर। तो सारे ये अपने एक बार देख लेने हैं। राष्ट्रगान के गीतों के युग में सही युग्म है, तो ये भी सारे सही दिए गए हैं, यानी कि जो पीछे गए हैं वही हैं थोड़े। नेक्स्ट देखिए, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये है एंड्रियास रेबमान का। कौन सा समाजवादी वर्ग 18वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वाधिक प्रभुत्वशाली था? तो ये था कुलीन वर्ग, काफ़ी प्रभुत्वशाली था। 19वीं शताब्दी में यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इनमें से कौन से समूह मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं उद्योगपति, व्यापारी, सेवा के क्षेत्र के लोग। इनमें से किसकी पहल पर 1834 ईस्वी में यूरोप में जालवेराइन नामक शुल्क संगठन का गठन किया गया? जालवेराइन संगठन आपने याद रखना 1834। तो जिसने सभी शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। तो ये भी ध्यान रखना आपने, ये प्रसा के अंदर ये चीज़ हुई थी। कौन ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इनमें से प्रतीक है यूनियन जैक, इसको बोला जाता है। गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये इंग्लैंड का है राष्ट्रीय गीत, ये तो हमने मैचेस में भी सुना हुआ है। उदारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किसकी रचना में मिलती है? तो ये मिलती है जॉन लॉक की। उदारवाद के बारे में जॉन लॉक की। सामान्यतः उदारवाद का अर्थ इनमें से किससे है? तो ये दोनों दिए गए हैं, जो मर्यादित स्वतंत्रता समानता दोनों में है। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है थॉमस होब्स से। मेरे विचार से फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के कृत्यों ने दुनिया को आंखें दी हैं। क्रांति से पूर्व राष्ट्रों को कुछ भी ज्ञान नहीं था। लोग सोचते थे कि पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है, अतः ये राजा के कृत्यों की प्रशंसा करने के लिए विवश थे। तो ये किसका कथन है? ये है टी कोलोकोट्रेंस का। तो आप नाम याद कर लीजिए, ये काफ़ी बड़े बड़े से नाम हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म तथा ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म रचना किसकी है? तो ये हॉलीओक की हैं। सेक्युलरिज्म की सारी दोनों रचनाएं हैं। जो आर्थिक सत्ता में हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था जेरेमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल, रिकॉर्डो व माल्थस एडम स्मिथ।
तो इन चारों ने ही ये दिया है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत। तो राष्ट्रवाद और ऊर्जा इसका और पुनर्जागरण पे क्वेश्चन आ गया। अंधकार में युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 6ठी से 15वीं शताब्दी को। तो आधुनिक युग के प्रारंभ से 1453 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक जो पश्चिमी यूरोप में जो विकास हुआ उसे जाना जाता है। तो पुनर्जागरण इसको बोलते हैं। इस टाइम पीरियड को आधुनिक युग के प्रारंभ से 1453 से 1650 ईस्वी तक का यूरोप पुनर्जागरण इसको बोलते हैं। रेनेसा किस भाषा का शब्द है? रेनेसा फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है नूतन जन्म, पुनर्जन्म। आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए सारे को। पुनर्जन्म का तात्पर्य क्या है? प्राचीन ग्रीक रोमन संस्कृति के प्रचलन। नवजागरण पुनर्जागरण की प्रस्तुति मानववाद द्वारा हुई। तो ये हेज था, इसका कथन हेज का है। ये पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो क्या थी? मानवतावाद का उदय एवं विकास। निम्न में से जो कथन है, सत्य कथन, सारे ही सत्य दिए गए हैं। आप इनको देख लीजिएगा एक बार सारों को। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो ये भी कथन क्या है? सारे सुमेलित हैं, सारे ही ठीक हैं। आप इनको भी एक बार देख लेना, यानी कि एक बार पढ़ते हुए चलना इसमें से। और ये भी 4 के 4 सेम दिए गए हैं। ये भी सारे सही हैं 4 के 4। तो अब एक बार इनमें से भी निकल जाइए जल्दी जल्दी करते हुए। विद्वानों के जो नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर है तो ये फ्लोरेंस है। विद्वानों का नगर फ्लोरेंस आपने याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्लोरेंस नगर। 13वीं सदी के मध्य से किस मंगोल नेता ने यूरोप व एशिया के देशों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? 13वीं सदी की बात हो रही है। कुबलाई खां था। तो इसके बारे में आप ये चीज़ पढ़ लीजिए। मार्को पोलस 1232 के दरबार में आया इटालियन यात्री। तो एक कुबलाई खां था उस समय। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने कब अधिकार जमा लिया? तो 1453 में। ये 2019 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा ही, मेरे वैसे ही याद आ गया। ये क्वेश्चन सेम था ऐसा ही। पुनर्जागरण काल की जो आरंभिक वैज्ञानिक उपलब्धियां किस क्षेत्र में थी? तो ये थी खगोल विज्ञान के अंदर। पुनर्जागरण की आरंभिक वैज्ञानिक उपलब्धियां खगोल विज्ञान के अंदर, जैसे गैलीलियो वगैरह उस टाइम में हुए हैं। तो उन्होंने खगोल में काफ़ी काम किया है, खगोल विज्ञान में। द्वितीय शताब्दी के ग्रीक दार्शनिक टालेमी ने पृथ्वी को विश्व का केंद्र माना। वह कहा कि पृथ्वी स्थिर है और उसके चारों ओर सूर्य चंद्रमा तथा सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। यह विचार क्या कहलाता है? तो इस विचार को जियोसेंट्रिक विचार बोलते हैं। यह अपने नाम याद रखना है। आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता इसको कोपरनिक्स को बोला जाता है। कोपरनिक्स के बारे में नीचे दिया गया है थोड़ा, जो इसकी जिसने खोज वगैरह की है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आइजैक न्यूटन है। इसके बारे में दिया गया है, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। और जो सही सुमेलित है ये भी सारे सुमेलित दिए गए हैं। तो एक बार आप इन चीज़ों को भी पढ़ के याद जरूर करेंगे। पेपर का कुछ नहीं पता कहाँ से बन जाए, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा सारा। तो ये चीज़ें भी सारी आप खुद देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम इस चीज़ में चला जाएगा। और ये भी चीज़ सारी मैचिंग में ही है मेरे से ख्याल से, सत्य कथन ही है सारे। तो आपने ये चीज़ भी देख लेनी है एक बार। कहाँ के साहित्य में 16वीं शताब्दी में सिनकेसेनेटो के नाम से चर्चित है? तो सिनकेसेनेटो के नाम से ये इटली में चर्चित है। पुनर्जागरण का अग्रदूत और पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति तो ये था दांते। अग्रदूत और प्रथम व्यक्ति दांते को माना जाता है। यूरोप की आधुनिक भाषा में लिखी गई पहली महत्वपूर्ण कृति तो ये थी डिवाइन कॉमेडी। इतालवी भाषा के अंदर है ये। मूर्खता की प्रशंसा प्राइज ऑफ फोली इरास्मस की रचना है। तो ये आपने इसके बारे में थोड़ा देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसकी रचना मेन है बोकासियो की रचना के संदर्भ में। तो ये 4 के 4 आप एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता तो ये मैकियावेली को कहा जाता है, आधुनिक जो राजनीतिक दर्शन का पिता। अंग्रेजी कवि एवं नाटककार जिसने पुनर्जागरण की इंग्लैंड को सबसे बड़ी देन माना जाता है तो ये थे विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी का कवि था ये, फेमस, यानी कि इंग्लैंड से संबंध रखता था ये। इसकी रचनाएं दी गई हैं नीचे। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय जाता है। ये 4 नंबर में दोनों दिए गए हैं, ये गुटनबर्ग कैस्टर दोनों दिए गए हैं ये दोस्तों। तो ये गुटनबर्ग में भी और कैस्टर में भी, यानी कि इन दोनों ने आविष्कार किया था। ये कैस्टर इंग्लैंड से संबंध रखता है और ये गुटनबर्ग जर्मनी से संबंध रखता है।
तो ये याद रखिए आप। इटली का जो प्रसिद्ध प्रकृतिवादी चित्रकार जिन्हें चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है, तो ये कौन सा था? ये जियोटो था, जियोटो। किसने मनोवैज्ञानिक तत्व को अपने चित्रों में स्थान दिया? तो ये दिया था बात्तीचेली। तो इसके ये बसंत ऋतु का दृष्टांत और वेनिस का जन्म, ये आप ध्यान रखें, इसके चित्र हैं ये। 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण कालीन जो मूर्तिकला का प्रथम महान कलाकार कौन था? तो ये लोरेंजो गिबर्टी था। 12वीं और 13वीं शताब्दी में कैथेड्रल और गिरजाघरों के निर्माण में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो ये गोथिक शैली का यूज़ हुआ है 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर। पुनर्जागरण काल में वास्तुकला की प्राचीन ग्रीक शैली और ग्रीक शैली की कौन सी पत्ती अपनाई गई? तो ये सारी ही अपनाई गई थी, डोरी कायनिक और ये कोरिथियन। पुनर्जागरण काल का सबसे पहला चर्चित वास्तुकार कौन था? तो ये था फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची। तो दोस्तों ये नाम थोड़े अटपटे से हैं, मैं नहीं फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरे भी ये दिमाग में सेट नहीं हो रही कि क्या नाम है ये। औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ सर्वप्रथम किस उद्योग से हुआ? तो ये कपड़ा उद्योग से हुआ था, वस्त्र उद्योग से। घरेलू उद्योग धंधों में जो मशीनों की औद्योगिक क्रांति की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है हेजन ने। औद्योगिक क्रांति के कितने काल माने जाते हैं? तो इसके 2 काल माने जाते हैं। ये टाइम पीरियड नीचे दिया गया है, 1750 से 1850 और 1851 से लेके वर्तमान में जो अभी भी टाइम चल रहा है वो दूसरी औद्योगिक क्रांति का आपने याद रखना है। औद्योगिक क्रांति का जो शब्द प्रयोग किया गया है तो वो किस टाइम में किया गया है? तो ये किया गया है 1833। जैसे कि याद रख सकते हैं कि 1833 में हमारे यहाँ एक्ट आया था। तो ये फ्रांस के विद्वान थे जॉर्जिस मिसले और जर्मनी के विद्वान थे फेडरिक एंजल्स द्वारा इसका यूज़ किया गया है इस शब्द का। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं जो सदी के उत्तरार्ध में कहाँ से हुई? तो ये इंग्लैंड से हुई थी और सेकंड बेल्जियम से हुई थी। ये यूरोप के बाद बेल्जियम में औद्योगिक क्रांति आई थी। बेल्जियम सेकंड नंबर पे है, आपने ये ध्यान रखना है। और सबसे बाद में यूरोप के अंदर रूस में हुई थी। ये रूस भी नाम दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे बाद में रूस के अंदर, याद रखिए आप। इंग्लैंड की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1694 के अंदर। आपने ये बैंक का नाम याद रखना है, इंग्लैंड का प्रथम बैंक माना जाता है ये। द्वितीय औद्योगिक क्रांति का यूरोप में नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व यूरोप के अंदर किया था जर्मनी ने। तो आपने ये ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति जो यूरोप के अंदर सेकंड टाइम हुई, यानी कि जो वर्तमान में भी चल रही है, उसका नेतृत्व यानी कि पूरे यूरोप के अंदर नेतृत्व किया था जर्मनी ने। ज़्यादा आविष्कार उसके बाद जर्मनी के अंदर हुए थे। इंग्लैंड में 1811 से 1817 तक ल्यूडिज्म आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? ल्यूडिज्म आंदोलन की बात हो रही है, तो ये जर्नल नेड लुड, मिलता जुलता नाम है, याद हो जाएगा दोस्तों। पीटर लू का नरसंहार कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1819 को मैनचेस्टर के अंदर। आपने ये तारीख याद रखनी है। किसने आर्कराइट के आविष्कार से महान सूती वस्त्र उद्योग की नींव डाली और कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया? तो ये था फिशर। आर्कराइट ने तो आविष्कार किया था और कारखाने व्यवस्था को इस मशीन को लगाकर जन्म दिया था, कारखाना व्यवस्था को ये फिशर ने दिया था। मैंने सारे ही दोस्तों आविष्कार डाले हुए हैं अलग वीडियो में, एक टॉपिक बनाकर काफ़ी अच्छे से सारे समझाए हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं सारे आविष्कार। 1 या 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आएंगे 2 क्वेश्चन। सत्याकथन दिए गए हैं, सत्याकथन ये सारे आप याद रख सकते हैं। मैंने सारे ये चीज़ें वहाँ डाल रखी हैं। सैमुअल क्रॉम्पटन का वाटर फ्रेम, तो ये मेयूल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई है। तितरबी ने लोहे के पुल का, सैमुअल फोर्स जो इसने मोर्स टेलीग्राम का, ये सारे वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। कपास जो ओटने की मशीन कॉटन जिन थी, का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था विटने की कॉटन जिन। ये जो सारे ही सुरक्षा लैंप हम्फ्री डेवी, डव से डेवी बना है, जैसे जैसे चमक के, मैंने वहाँ बताया हुआ सारा कुछ वीडियो में, आप उसको देखिए। खाद्य रासायनिक खाद लिविंग स्टीमर ग्रेट वेस्टर्न, ये सारी वहाँ दी गई चीज़ें। कृषि क्रांति का सर्वप्रथम यूरोप में किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड के अंदर। कृषि क्रांति भी इंग्लैंड के अंदर ही आई, यूरोप में सबसे पहले। टाउनसाइड कृषि विज्ञानी का संबंध इंग्लैंड से है, तो इसके बारे में दिया गया है। इसने सलजम की खेती वगैरह, यानी कि इसका मेन मोटिव क्या था? इसने फसलों का यानी कि सलजम वगैरह उगानी इसने स्टार्ट कर दी थी, ताकि उपजाऊ क्षमता जो ज़मीन की बनी रही, ये चीज़ इसकी मेन है। पशुओं के वैज्ञानिक प्रजनन की पत्ती की खोज किसने की थी? तो ये था रॉबर्ट बैकवेल। बैक से ब्लैक बन जाता है, तो कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। इसके लेस्टर नामक
क्या है, ब्लैकवेल भेड़ की नस्ल की इसने तैयार की थी। किसके प्रयास से ही ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की थी? तो ये आर्थर यंग था। आर्थर यंग नाम याद रखना आपने। जो औद्योगिक पूंजीवाद से तात्पर्य है, ये दोनों दिए गए हैं वहाँ पे। उद्योग में पूंजी निवेश में अधिकतम लाभ अर्जित किया जाता है। निवेशित पूंजी से नवीन लाभप्रद उद्योगों की स्थापना की जाए, ये चीज़ इसके अंदर होती है पूंजीवाद के अंदर, औद्योगिक। तो आपने याद रखनी है ये। किसने काम के अधिकार की मांग की और उस अधिकार की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कारखानों की आवश्यकता बताई? तो ये लुई ब्लॉक था। नाम याद रखिए। वाणिज्य तथा वाणिज्य प्रणाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो ये एडम स्मिथ ने किया था। 1746 की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है, हमने किया है। वाणिज्यवाद विचारधारा का उद्भव कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 16वीं शताब्दी में। पुनर्जागरण के प्रभाव में सामंतवाद को नष्ट किया, तो इसकी जगह कौन सी नई विचारधारा प्रतिस्थापित हुई? तो ये हुई थी वाणिज्यवाद। पुनर्जागरण के प्रभावों को नष्ट करने के बाद इसके अनुसार वाणिज्यवाद शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की नीति थी। तो ये फ्रांसिस बेकन ने बोला है कि वाणिज्यवाद शक्तिशाली राज्य को स्थापित करने की नीति थी। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पाश्चात्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्देशित व संचालित करने वाले विभिन्न विचारों व सिद्धांतों को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वाणिज्यवाद। ये आपने याद रखना है, वाणिज्यवाद। अधिक सोना प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो, यह नारा किन का है? तो यह नारा है वाणिज्यवादियों का। वाणिज्यवाद का जो आधारभूत सिद्धांत अनुकूल भुगतान संतुलन के अंतर्गत समाहित है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? चारों चीज़ें आएंगी। उपनिवेशीकरण भी इसके अंदर होता है, उपनिवेश वगैरह। बाकी 2 चीज़ें दी गई हैं। उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, कृषि और खनिज उत्पादन में निर्यात को प्रोत्साहन, और आयातों में क्या किया जाता है? आयात यानी कि देश के अंदर आता है तो उसको शुल्कों के अंदर उसकी बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो ये चीज़ मेन होती है इसकी। 16वीं शताब्दी में जो वाणिज्यवाद का सबसे महान महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था, धातुवाद था। यानी कि वाणिज्यवाद जहाँ होगा वहाँ धातुवाद शब्द का यूज़ होगा, अपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्यवाद के जो प्रेरक तत्वों में शामिल है, तो इसमें जो गौरव, गोल्ड, ईश्वर, यानी कि 3G यानी कि 3G G3 ऐसे कुछ याद रख सकते हैं इसको, ग्लोरी, गोल्ड, गॉड। तो ये वाणिज्यवाद के क्या थे? प्रेरक तत्व थे। इससे क्या होता था? गोल्ड तो मिलता ही था, यानी कि धन मिलता था, ईश्वर की प्राप्ति होती थी। ग्लोरी यानी कि उसके देश का मान सम्मान बढ़ता था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। वाणिज्य व्यापार से नए नगरों का अभ्युदय हुआ। इनमें से कौन सा नहीं था? तो ये बगदाद सबसे पहले ही बन चुका था। वेनिस बना, वेनिस यानी कि नया नगर बना था ये। वाणिज्य जब जैसे कि व्यापार वगैरह स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद वेनिस, एंटवर्प और फ्लोरेंस, ये नगर यानी कि इन नगरों का उत्थान हुआ। नए नगर बने थे ये इस टाइम में, वाणिज्यवाद के समय में। तो ये अपने याद रखने हैं। वाणिज्यवाद के पतन का कारण है, तो वाणिज्यवाद के जो पतन का कारण क्या है? तो ये है, सारे दिए गए हैं। धन को अत्यधिक महत्व, यानी धातुवाद का महत्व, परिवर्तनशीलता का अभाव, इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया अपनी नीतियों में। व्यापारियों द्वारा श्रमिकों का अधिक शोषण होने लगा, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे पतन के कारण में। वाणिज्य का वाद का आलोचकों में शामिल नहीं है। तो हेनरी नेविगेटर तो क्या करते थे? इन्होंने एक खोज की थी, शायद समुद्री हवाओं की, कुछ ऐसा था, आप देख लीजिएगा। तो ये तो वाणिज्यवाद का आलोचक था ही नहीं, क्योंकि इसने तो व्यापार फैलाया था। ये पुर्तगाल का शासक था। तो इन तीनों ने आलोचक थे, ये तीनों। एडम स्मिथ भी आलोचक था, तुर्गो भी, और क्वेश्चन भी। सत्य कथन में से देखने हैं। सत्य कथन ये सारे दिए गए हैं, तो आप एक बार देख लेंगे। तुर्गो के विचार, नेपोलियन का क्या विचार है, तो आप देख सकते हैं। धर्म सुधार आंदोलन आगे आ गया हमारे पास। ईसाई जगत के संगठन का अध्यक्ष रोम का बिशप पोप होता था। जो ईसाई जगत का संगठन का अध्यक्ष था, रोम या बिशप होता था। इसे निर्वाचित करने वाले पादरियों को क्या कहा जाता था? इसे कार्डिनल इसको बोला जाता था। धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? पोप के व्यापक अधिकारों को नष्ट करना, चर्च में व्याप्त बुराइयों व भ्रष्टाचारों को दूर करना, धर्म में आए आडंबरों को समाप्त कर नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए लोगों को प्रेरित करना। तो इसका उद्देश्य मेन आपने ये याद रखने हैं। कई बार विशेषताएं उद्देश्य में ऐसी आ जाएंगी, तो आपने ये चीज़ याद कर लेनी है। जर्मनी का धर्म सुधारक जिसने 1520 ईस्वी में एन ओपन लेटर टू द क्रिश्चियन स्टेट, ईसाई जगत को खुला पत्र लिखा, तो ये कौन था? मार्टिन लूथर था। ये इसने खुले पत्र लिखे थे। तो इसके बारे में नीचे दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में आप इसको देख लेंगे एक बार। 1517 ईस्वी में धर्म सुधार आंदोलन यानी कि प्रोटेस्टेंट क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था जर्मनी के अंदर से। ये आप एक बार ध्यान रखेंगे नाम इस जर्मनी से। जिनमें से मार्टिन लूथर द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, तो इसकी पुस्तकें दी गई हैं, ये सारी हैं। ये सारी अपने एक बार नाम इसका याद रखना है।
लूथर के संबंध में सत्य कथन है, ये सारे सत्य कथन है। लूथर को राज्य को चर्च के ऊपर माना है, राज्य यानी कि मेन इसने बताया है चर्च के ऊपर है। जर्मन गद्य का जनक भी कहा जाता है लूथर को। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी भाषा में क्या था, क्रांतिकालीन फ्रांसीसी का आह्वान गीत लिखा था, यानी कि इसने ये नाम लिखा है। मर्सीसाइज क्या नाम है ये, 1521 में आयोजित वर्म्स की सभा में लूथर को धर्म विरोधी व्यक्ति घोषित किया गया था। यानी कि 1521 के अंदर कोई वर्म्स की सभा हुई थी, ये भी अपने याद रखना है। तो इसमें इसको धर्म विरोधी व्यक्ति घोषित कर दिया गया था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लूथरवादियों व चार्ल्स पंचम के मध्य हुए गृह युद्ध का जो अंत 1555 में किस संधि से हुआ था, 1555 में संधि हुई है, तो कौन सी थी ये, ऑक्सबर्ग की संधि थी, ये अपने ध्यान रखनी है। तो ये इसका व्याख्या पढ़ लेंगे आप। रिफॉर्म चर्च की स्थापना किसने की, ये ज्विंगली ने की थी, रिफॉर्म चर्च ज्विंगली का। तो इसने 67 लेख प्रकाशित किए, पोप की बुराई को प्रकाश डाला, ये सभी आप देख लेंगे। प्रोटेस्टेंट पोप किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं काल्विन को, प्रोटेस्टेंट पोप। तो इसके बारे में दिया गया है आधारभूत सिद्धांत ईसाई धर्म का, इसने पुस्तक लिखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो सही सुमेलित है, ये सारे सुमेलित हैं जो दिए गए हैं, आप एक बार देख लेंगे इन चीज़ों को। किसने कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था, ये थी मेरी ट्यूडर। इसके बारे में नीचे दिया गया है किसने क्या किया क्या नहीं किया, तो अब एक बार इसको देख लेंगे। इंग्लैंड के एंग्लिक अनुवाद की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी एलिजाबेथ प्रथम ने। तो ये चीज़ें आप सारी एक बार व्याख्या देख लेंगे दोस्तों, मैं लंबी वीडियो के चलते नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ें। धर्म सुधार आंदोलन को स्कॉटलैंड में प्रबल रूप देने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है जॉन नॉक्स को। वाइक्लिफ के संदर्भ में सत्य कथन है, तो ये सारे ही सत्य कथन है। बाइबल को पहले अंग्रेजी अनुवाद का प्रेरक और समर्थक वाइक्लिफ था। इसके नइयों को लॉर्ड्स कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको द मॉर्निंग ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है, तो ये आपने याद रखनी है तीनों चीज़ें। 16वीं शताब्दी में पोप के प्रोटेस्टेंट धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए समय में और कैथोलिक धर्म में किए गए सुधार क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन। तो ये आपने याद रखना है। 1560 से 1630 के बीच का काल किसके इतिहास का निकृष्ट काल है, तो ये डाइनो यानी कि डाइनो की खोज। 1545 में इटली के किस स्थान पर धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया था ट्रेंट में। कैथोलिकों के लिए लैटिन भाषा में तैयार की गई बाइबल का नाम, तो ये था वल्गेट संस्करण, नाम याद रखना अपने। कैथोलिक संप्रदाय को सुधारने के लिए किस महत्वपूर्ण संस्था की 1534 में स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी जेसुइट की। इस संस्था का इग्नेशियस लोयोला द्वारा, ये दोस्तों अपने याद कर लेनी चीज़ें, मैंने जल्दबाजी में वीडियो कराई है, लेकिन मेन क्या है, मेरा मोटिव क्वेश्चन डालना था कम समय में, तो आपने क्वेश्चन ही देखने हैं, देख के याद रख सकते हैं, चाहे आवाज़ सुन के करिए, आपने याद करने हैं, और इससे आपका सारा ही क्या वर्ल्ड कवर हो जाएगा इन क्वेश्चनों से। 1-2 वीडियो डलेगी थोड़ी सी दोस्तों, मैं डाल दूंगा आजकल में, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई चीज़ मैटर। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।